चलो बेटा, CFSE क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे आज हम। CFSE इसकी फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर इसका एक दूसरा नेम भी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओके, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये। जब हमने डी ऑर्बिटल को स्प्लिट किया था तो ये कैसे स्प्लिट हुआ था? इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 3 ऑर्बिटल तो नीचे चले गए थे, है ना? कौन से? DXY, DYZ और DXZ, और 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए थे। इस लेवल को, ये वाला, ये जो लेवल है, इसको हमने माना था कि इनकी एवरेज एनर्जी यहाँ पे इसको 0 एनर्जी लेके चलते हैं। एवरेज एनर्जी इन ऑर्बिटल की कितनी लेके चल रहे हैं? 0 एवरेज एनर्जी। तो यहाँ इस 0 से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव एनर्जी होगी भाई, है ना? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस सेंटर को, ये जो एवरेज एनर्जी सेंटर है या लेवल है, इसको माना गया बेरी सेंटर। बेरी सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है, ओके। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ओके, दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कितनी स्प्लिट हुई है, ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसको डेल्टा O के नाम से, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, डेल्टा नोट क्या है? थोड़ा सा नोट डाउन करो बेटा। इट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों में डिफरेंस है भाई, इसमें और इसमें। CFSE मेनली अगर देखा जाए तो CFSE से रिलेट करती है, ये अलग चीज है, सेम नहीं है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब CFSE लिखा जाएगा तो उसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। तो डेल्टा नोट क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये, स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डेल्टा नोट is directly proportional to the strength of ligand। लिगेंड की अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो डेल्टा नोट बढ़ता चला जाएगा। अगर वो वीक है तो ये इसकी वैल्यू कम रहती है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेके चलता हूं, यहाँ पे मान लो कि ये D7 वाला ले लेते हैं एक बार, बाकी फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये स्प्लिटिंग काफी ज्यादा हो रखी है। 1 2 3 4 5 6 काफी दूर था, अब तो इसमें आएगा ही, है ना? 7। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? लिगेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। उसका जो फील्ड है लिगेंड का, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। नीचे वाला को क्या लिखते हैं हम? T2G, और ऊपर वाला Eg। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G 6 और Eg 1, ओके। दिस इज D7, ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब ये CFSE जो ये कैसे निकालें? CFSE होगी बेटा, ये जो नीचे की तरफ जो एनर्जी जा रही है ना, कैसे है? अगर डेल्टा नोट टोटल एनर्जी है तो डेल्टा नोट में से ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये है बेटा, कितना पार्ट है डेल्टा नोट का? टोटल कितने ये है? 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल है। 5 में से 3 नीचे चले गए, तो नीचे वाले का पार्ट हो गया कितना? 0. नहीं, कितना होना चाहिए? 0.4, यस 0.4 होगा नीचे वालों का, क्योंकि 3 है, ठीक है ना? 0.4, और वो भी कैसा? माइनस, ठीक है। ऊपर वाले का होगा 0.6, ठीक है, 0.6 ऑफ डेल नोट, ये होगा 0.4 ऑफ डेल नोट, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ऐसे 3 है और ये ऐसे 2 है, राइट। सो CFSE विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो पार्ट है ही, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल। मैं नीचे लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, ओके, प्लस 0.6 डेल नोट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, ये होगा इसका मेन। तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई हर एक की एनर्जी कितनी है?
-0.4 डेल नॉट। हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी है और उस ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो मल्टीप्लाई बाई एस प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल में है तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी 0.6 डेल नॉट। ठीक है, क्या आएगा भाई, ये आएगा बेटा 6 इंटू दिस -2.4 डेल नॉट और प्लस में 0.6 डेल नॉट। कितना बच गया भाई, 24 में से ये गया माइनस का 1.8 डेल नॉट बच गया। ये है इसकी इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो ये काफी स्टेबल होगा। जितनी CFSC जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि केवल ये वाला D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स, ये जो कंपाउंड होगा ना ये डेफिनेटली इस कॉन्फ़िगरेशन में होगा और उसकी CFSC मैक्सिमम होगी। CFSC कितनी होगी, माइनस मैक्सिमम नेगेटिव -2.4 डेल नॉट होगी भाई, आप फाइंड आउट कर सकते हो। हम एक एक उसका फाइंड आउट करेंगे, ओके, एक एक करके फाइंड आउट किया जाएगा। वही इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये होगी विच इज CFSC इज मैक्सिमम नेगेटिव, maximum negative. This implies that these coordination compounds will be highly stable, highly stable, क्योंकि उतनी नेगेटिव का मतलब क्या है, सिस्टम में से एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, सिस्टम में से एनर्जी जाएगी तो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आए, जितनी ज्यादा नेगेटिव आए उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस कंपाउंड आर हाईली स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, कंपेयर करवा के दो कंपाउंड दे देंगे आपको, है ना, बोलेंगे दोनों की CFSC निकालो और कंपेयर करो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो CFSC ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, चलिए एक कंपाउंड की ओर निकालते हैं, एक कंपाउंड की ओर निकालते हैं। अब की बार एक काम करते हैं, D7 है और मैं ले लेता हूं वीक फील्ड लिगैंड। अब की बार वीक फील्ड लिगैंड, उसके केस में क्या होगा, वीक फील्ड होगा तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी तो ये ऊपर भी चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7 इट विल बी लाइक दिस वीक फील्ड लिगैंड में। तो CFSC कितनी आ जाएगी, नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट कर लो कितनी आएगी, कैलकुलेट एंड फाइंड इट आउट, कैलकुलेट कर लो। ये 0.4 और 0.6 कैसे आया पता है ना, देखो टोटल है 5 में से 3 नीचे, 3 आउट ऑफ 5, कितना कंट्रीब्यूशन है नीचे वाले के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है इससे इतनी एनर्जी नीचे की तरफ गई है नेगेटिव और यहीं से ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी अगर इनकी मैं 0 मान लेता हूं और इस टोटल स्प्लिटिंग को मैं डेल्टा नोट मान लेता हूं या डेल्टा O, तो 3/5 क्या होगा, 3 को 5 से निकालेंगे तो ये डेल नोट, ये 0.6 है ना, 0.6 आएगी। एक सेकेंड, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो 2/5, क्योंकि कंट्रीब्यूशन उतना लेना है, ओके, कंट्रीब्यूशन उतना लेना, दोनों का बराबर आना चाहिए। देखो भाई टोटल 5 है, टोटल 5 है, अगर मैं 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 1.2 और इन दो को 0.6 से करूं तो भी 1.2, तो ये इसलिए
ये ऐसे रेशियो आया है, ठीक है ना। दोनों में 1.2 1.2 आना चाहिए, इक्वल हिस्सा होना चाहिए। कहने का मीनिंग है जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी, उतनी एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे 3 बंदे हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो ये उसके हिसाब से, ठीक है। डेल डेल नोट अगर ये टोटल है तो इसका मल्टीप्लाई होगा 0.4 माइनस और 0.6 प्लस। डेल नोट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन फिलअप करके जो हम निकालेंगे ऐसे, ये आएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो इसमें कितने आई भाई अपनी, इसमें बेटा 5 है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2.0 और ये प्लस का 1.2, कितनी बची, माइनस का 0.8 डेल नोट। तो जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इतनी सेम कंपाउंड, और जब इसके पास वीक लिगेंड आते हैं तो माइनस 0.8। तो कंपैरेटिवली कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। चलो नेक्स्ट इसमें एक चीज और समझाता हूं। ये तो हमने समझा किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखो भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में कैसे स्प्लिटिंग होगी। टेट्राहेड्रल, चलो टेट्राहेड्रल में देखो कुछ ऐसे होगा, एक मेटल यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस, ऐसे फॉर एग्जांपल। शेप कैसे होती है इसकी, इसके अंदर 4 लिगेंड आते हैं, है ना। मान लो वो जो लिगेंड होंगे चारों के चारों, क्या वो अलोंग द एक्सिस आएंगे, अलोंग द एक्सिस आ सकते हैं चारों लिगेंड, नहीं आ सकते, एक कोई आ सकता है। अगर मान लो एक लिगेंड इधर से आ रहा है, ये वाला ऐसे, तो भाई बाकी जो है ना ये अंदर की तरफ, है ना, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ, एक लिगेंड इधर से और एक लिगेंड इसके प्लेन में रहता है, ठीक है, ऐसे, राइट। तो इसमें जो लिगेंड होते हैं, यहां पे मैं बोल सकता हूं हियर लिगेंड्स दे आर नॉट बाउंडेड, लिगेंड्स आर कमिंग between the axis, between the axis, एक्सिस के बीच से आएंगे, एक्सिस के बीच से आएंगे। जो हमारे टेट्राहेड्रल कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है, ये मेटल है, एक लिगेंड इधर से, एक इधर, एक इधर और एक इधर, कुछ इस तरीके से बनती है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, ये वाला बिल्कुल ऐसे नहीं होता, 90 डिग्री पे थोड़ा नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। तो एक लिगेंड हो सकता है इसमें से आ जाए, बट 75% जो है बिटवीन द एक्सिस आएंगे। क्या एंगल होता है टेट्राहेड्रल एंगल, 109.5 डिग्री। 90 डिग्री इनमें आपस में एंगल है ही नहीं, अगर 90 डिग्री होता तो फिर आ सकते थे भाई अलोंग द एक्सिस। सो पहली बात तो मैंने ये नोट डाउन कर दी कि भी लिगेंड्स आर कमिंग बिटवीन द एक्सिस, ओके। तो भाई बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे जो इसको फेस टू फेस आमना सामना होगा। बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे हमारे, एक तो होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये वाले डंबल होंगे, है ना, बिटवीन द एक्सिस। ऑल दीज 3 आर बिटवीन द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस कौन से होंगे, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस होंगे आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो एक बात बताओ, इसमें तो ये तो डायरेक्टली फेस करेंगे लिगेंड को, या लिगेंड इनके बिल्कुल ऐसे आएंगे साथ में, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस है। इनके लोग, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, इसका डी एक्स वाई जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, समथिंग लाइक दैट, ओके, ऐसे होगा। तो लिगेंड अभी या तो इधर से आ रहा है या इधर से, है ना, बिटवीन द एक्सिस, या इधर से, कहीं से भी आ सकता है लिगेंड, अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा है। तो ये 3 लिगेंड तो ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे, मोर रिपल्सन
ओके, क्योंकि फेस टू फेस है। ये थोड़े से साइड में रह जाएंगे ये वाले, क्योंकि लिगेंड जब इधर से आएंगे तो अलोंग द एक्सिस वाले लोग तो जो इसके या इसके होते हैं वो तो थोड़े से दूर रह जाएंगे, तो इनमें रिपल्सन होगा कम, लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन। ओके, फ्रॉम इनकमिंग लिगेंड्स, आप ये लिख सकते हो। ओके, तो अब एक बात बताइए, जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये 5 ऑर्बिटल हैं डी के, जो कि डीजेनरेट है, तो इनकी स्प्लिटिंग अब की बार रिपल्सन मोड 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 नीचे। इनका जो नेम है, 2 वालों का हमेशा ई से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे जी वर्ड नहीं आएगा अब की बार। जी होता है जिराड के लिए, ये सिमेट्रिक नहीं होते, टेट्राहेड्रल में सिमेट्रिक नहीं होते, इसलिए टी, ये ई जो जी वर्ड है ना, इट इज ऑब्सोलीट फ्रॉम हियर। यहाँ पे T2 जी नहीं लगाएंगे, ओनली T2। ओके, जी जो है ना, जी किसके लिए होता है, ये होता है जिराड के लिए, और जिराड वर्ड यूज होता है सिमेट्री के लिए, सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल में तो सिमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल हैज सिमेट्री, सिमेट्रिक होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो। ओके, तो उसमें जी यूज होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए वहां से ये हटा दिया गया। ओके, सेकंड देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अलोंग द एक्सिस 6 लिगेंड आते हैं, देयर आर 6 नंबर ऑफ लिगेंड, बट टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4। तो रिपल्सन ऑक्टाहेड्रल के केस में बहुत ही ज्यादा होता है, उसके केस में ये जो डेल्टा थी ना, डेल्टा की वैल्यू जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन टेट्राहेड्रल में ये स्प्लिटिंग जो होगी ये कम होगी, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी। वहां पे हम किससे ले रहे थे, डेल्टा ओ से, और ये अपना बेरी सेंटर होगा। अब बेरी सेंटर से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो 2 हैं की बार, है ना, 2 हैं, तो इस इनका हिस्सा कितना आएगा, इनका आएगा -0.6 इंटू डेल्टा टी, और ये एनर्जी ऊपर की तरफ कितनी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी +0.4, क्योंकि 3 अब की बार ऊपर है, इंटू में डेल्टा टी। सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये हो गया, डेल्टा टी इज लेस 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 देन डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल में चाहे, जैसे मान लो सेम लिगेंड अगर हम लेना, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा ओ, ये जो स्प्लिटिंग होती है ये ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड है और यहाँ पे 4 लिगेंड है, एक तो ये, दूसरा इसमें बिटवीन द एक्सिस तो आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, थोड़ा सा जैसे ऐसे रहेगा साइड में, ठीक है, ऐसे या ऐसे। ओके, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में बिल्कुल फेस टू फेस, ठीक है, जब वो आमने सामने होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होता है, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और इस वैल्यू को फाइंड आउट किया गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ, ये वैल्यू आती है भाई 4/9 डेल ओ, ठीक है। डेल ओ का 4/9 हिस्सा होती है डेल्टा टी, राइट, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लेंगे एक एग्जांपल ले लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। एक सेकंड बेटा।
NiCO4, इसकी क्या स्ट्रक्चर आई थी? हमने 4 कंपाउंड लिए थे, NiCO4, NiCN होल 4 2 नेगेटिव और NiCl, ये तीनों तीनों करेंगे NiCl4 और 2 नेगेटिव। These two are strong ligand filled, this is strong, this is weak। तो पहले ये वाला लेते हैं NiCO4, NiCO होल 4, ऐसे ही है ना। इसमें निकल है एज इट इज, निकल का होता है 27, क्या आया था 4s2 3d7। तो इसका कैसे बनेगा एक बार देख लो। और 3d7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जो है ना ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, कोबाल्ट निकल, यस। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया हमने, ठीक है 28, वेरी गुड। 3d8, ठीक है। तो जब ये CO इसकी तरफ बढ़ेगा, 4 CO जब आएंगे, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, है ना। पेयरिंग हो जाएगी तो ये खाली हो गया, तो D S और 2 ये P2, तो ये तो चला गया स्क्वायर प्लेनर, इसको छोड़ दो। स्क्वायर प्लेनर की मैंने अभी स्प्लिटिंग नहीं बताई है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इसमें आ जाओ NiCN4, इसमें क्या होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लास्ट वाले निकल गए, है ना। तो इसका क्या आएगा NiCN4 में, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकले बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो थे भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, रुको 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 रुको, ये दोनों इसमें चले गए, ये इसमें चले गए, तो D अभी खाली नहीं है, तो बेटा इसमें होगा sp3 होगा, है ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो बताइए, अब इसके इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। तो निकल के तो सारे फिलअप हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे फिलअप हो गए, 4s वाले बीच में आ गए। तो जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो नीचे 2 और ऊपर 3, नीचे वाले E ऑर्बिटल और ऊपर वाले T2 ऑर्बिटल भर दो भाई, काफी दूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा, राइट, ऐसे होगा। तो क्या आ जाएगी इसमें, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज वेरी हाई, एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके बराबर आएगी देखते हैं। 0.6 माइनस में मल्टीप्लाइड बाई 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, और डेल टी प्लस में ऊपर वाला ये कितना ऊपर चला जाता है, माइनस प्लस का 0.4, नीचे वाला माइनस का 0.6, डेल टी, दिस इज आवर बेरी सेंटर एंड दिस इज आवर डेल्टा टी। तो क्या आएगा, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन और 0.4 इंटू में डेल टी, ये आ जाएगा माइनस का 2.4 डेल टी, और ये आ जाएगा प्लस का 2.4 डेल टी, और दोनों कट हो जाएंगे, 0 आएगी इसकी CFS कितनी आई, 0 आएगी इसकी CFS हमने फाइंड आउट कर दी, दैट इज 0। नेक्स्ट इस कंपाउंड की निकालो बेटा, NiCl होल 4 2 नेगेटिव, इसके अंदर देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फाइंड आउट करो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पक्का टेट्राहेड्रल आ रही है, हाँ NiCl4 की बताइए, टेट्राहेड्रल आ रही है। अगर टेट्राहेड्रल है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरो, फिर स्प्लिट करवा के भरो और उसकी CFS से निकालो। बोहर एटॉमिक मॉडल, 3 एटॉमिक मॉडल थे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, फिर उसके बाद में बोहर के अकॉर्डिंग सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्रोटॉन वहीं पे है। और सेकंड पॉइंट ये था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स। आगे आप लिखो कितने इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे वो भी बताया था उसमें,
अब आगे नहीं बताऊंगा, अब आगे आप लिखो, लिखो जो लिखना है वो लिखो, जो समझ में आ रहा है ना अभी एट प्रेजेंट वो लिखो बेटा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों में हम CFSE फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में CFSE फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, E4T26, ये है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डी वाले का, केवल E के अंदर 4 और T2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, देखेंगे क्या चेंज आएगा वो भी देखेंगे। इसका बताओ मुझे, निकल 2+ में होगा, 4s इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे तो 3d8 होगा, 3d8 होगा तो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भरूंगा, पहले बिफोर स्प्लिटिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आफ्टर स्प्लिटिंग 2 नीचे आ गए, ठीक है। ई वाले कौन कौन से, dx² - y² और dz², और 3 ऊपर पहुंच गए, कौन कौन से, dxy dyz और dxz। अब इनके इलेक्ट्रॉन भरो भाई। अगर ये वीक लिगेंड है तो भी देखो ये पास में होंगे, पास में होंगे तो 1 2 इलेक्ट्रॉन अब ऊपर चला गया, 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे होगी फिलिंग। क्योंकि क्या है यहाँ पे मैं लिख सकता हूं Cl नेगेटिव इज अ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड है तो डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये बिल्कुल पास में है, वेरी स्मॉल। सो दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब ये कॉन्सेप्ट और आएगी अगली मैं बताने जा रहा हूं, पहले ये लिख लो, पेयरिंग एनर्जी, these are very close to each other and hence electronic configuration is filled as shown above, जैसा ऊपर दिखाया गया है ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो देखो एक छोटी सी चीज, मान लो किसी भी केस में ले सकते हैं हम, पहले मैं ले रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, एक केस तो ये है और एक केस ये है, ठीक है। ये अब आपको पता लग गया होगा कि सर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो है, क्योंकि ये T2G 3 नीचे है और 2 ऊपर है तो ये Eg है, ये भी T2G है और ये Eg है। लेकिन सर ये किस केस में होगी, ये जो स्प्लिटिंग है ये होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और ये किस में होगी, वीक लिगेंड, ठीक है सर। तो फिर क्या होगा सर, जब यहाँ पे जब ये वेरी क्लोज है ना तो देखो 1 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है ना यहाँ पे भी जाने की है और यहाँ पे ऐसे होने की भी है। तो अगर ये ऐसे होता है, अगर ये ऐसे होता है और ऊपर की तरफ नहीं जाता वो, तो किस केस में जाएगा, जब जो मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, किससे, जब देखो अगर ये पेयरिंग कर रहा है यहीं का यहीं, 2 केस बताए, या तो यहाँ पे पेयरिंग कर ले या फिर ये ऊपर चला जाए, है ना। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो उसके केस में डेल जो है ना मेरा बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग होने के लिए अगर एनर्जी मेरी कम है, क्या लिख रहा हूं मैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखो, पेयरिंग एनर्जी के बारे में लिख लो बेटा, ये भी आएगी, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required, the amount of energy
which is required which is required which is required which is required फॉर पेयरिंग। तो ये एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होगी, बताइए जनाब। विच इज रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग। सो दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड है भाई, उसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में आना है। जब वो यहाँ पे न जाके यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा कि नहीं। तो उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास में लाने के लिए हमें बाहर से काम करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो P तो क्या है, हमारी हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी है, विच इज जो एब्जॉर्ब होगी वो पॉजिटिव। और भाई जो रिलीज एनर्जी होती है, जैसे CFSE जो होती है ना हमारी, जो नेगेटिव आती है, जितनी ज्यादा नेगेटिव हो वो नेगेटिव होती है। तो एक्चुअल में क्या है, CFSE को जब मैं काउंट करूंगा ना, जितनी भी CFSE आई तो उसमें जितने पेयर होंगे ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो मैं एक P ऐड करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं तो मैं 2P ऐड करूंगा। तो इस पेयरिंग एनर्जी को भी हमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। और वो किस केस में होगी, वो इस केस में होगी, इस केस में तो होगी ही नहीं। कैसे, देखो ये दूर दूर है, 1 2 3, अब ये ऊपर नहीं जा रहा, तो इसको जोर जबरदस्ती हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत दूर है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर ये यहाँ पे बैठाना पड़ेगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो CFSE आई मेरी है ना, जितनी मैं काउंट करूंगा आ जाएगी वहां पे, उसमें मैं क्या करूंगा, एक P जोड़ दूंगा, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अगर आपको बता दी जाए तो वो वैल्यू पुटअप कर सकते हो यहाँ पे। जो भी CFSE आएगी मेरी कैलकुलेशन के बाद, उसमें एक P, अगर मान लो 5वां इलेक्ट्रॉन और हो तो सर यहाँ पे मैं एक P और जोड़ दूंगा, ये मेरे 2P हो जाएंगे। और अगर 6th इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा, एक P और जुड़ जाएगा। क्या चीज समझ में आ गई, किसके केस में होगा ये, जब ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, ये वाली चीज, जब ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, यानी कि ये आसानी से हो गया, यूं समझो ये छोटी वैल्यू होगी तभी तो हुआ है, ये डेल काफी बड़ी थी तभी तो ये दूर रहा, जा नहीं पाया इलेक्ट्रॉन ऊपर। हियर डेल O इज वेरी हाई, और यहाँ पे डेल O क्या है, छोटा सा है, जा सकता है, डेल O इज स्मॉल, ठीक है। तो डेल O जब छोटा है तो पेयरिंग एनर्जी बहुत बड़ी होगी, पेयरिंग यहाँ पे नहीं करवा सकते, ये ऊपर भाग जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, छठा। अब क्या करें कि सर अब तो पेयरिंग होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन तक तो जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे है ही, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे हम करेंगे वैसे इसके हिसाब से जितना आएगा वो आएगा, साथ में एक P ऐड हो जाएगा छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सातवां यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है तो एक P और जुड़ जाएगा, 8वां एक P और जुड़ जाएगा। CFSE जितनी काउंट करेंगे वो तो होगी अलग, साथ में जितने पेयर होते जा रहे हैं उनके नाम का एक एक P ऐड होता जाएगा। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लें, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। मान लो मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है, फॉर एग्जांपल ये है, ओके। 3d6 वाला एक कंपाउंड, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, और भाई मैं लेके चलता हूं इट इज ए वीक लिगेंड फील्ड कॉम्प्लेक्स है ना, वीक लिगेंड्स है, यहाँ पे वीक लिगेंड्स वाला कॉम्प्लेक्स है। इसके केस में बताइए कैसे होगा, CFSE फाइंड आउट कीजिए। चलो भाई हम फाइंड आउट, क्वेश्चन मेरा यही है, फाइंड आउट नेट CFSE, और उसमें ये भी बता देते हैं कि आपको पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड करनी है या नहीं। अगर वो बोल देता है पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड करनी है तो आप कर लेना, ये कॉन्सेप्ट लगानी है। और अगर वो बोलता है पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड मत करो, केवल CFSE इतनी वाली फाइंड आउट करो, तो इसको ऐड नहीं करना है। तो आपको फाइंड आउट CFSE इंक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी। चलो भाई अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये लीजिए, पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनकी स्प्लिटिंग करवाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं तो 3 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है, वीक लिगेंड फील्ड है। ऐसे, ठीक है, ये लेवल ऑफ एनर्जी को बताता है। तो दिस डेल्टा
यहाँ इसके लेवल से ये ले लो, इसके लेवल से यहाँ पे ले लो, दिस इज आवर डेल ओ, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी है ये। ओके, दिस इज स्मॉल, ये स्मॉल वैल्यू है। सो पेयरिंग विल टेक प्लेस, पेयरिंग हो जाएगी। स्मॉल वैल्यू है तो पेयरिंग हो जाएगी। डेल ओ इज स्मॉलर देन पी, डेल ओ इज स्मॉलर देन पी। कितने इलेक्ट्रॉन भरने मुझे? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इधर जाएगा, क्योंकि डेल ओ काफी छोटा है, पेयरिंग न होके ऊपर जाना पसंद करेगा, पास में था इसलिए। 4th 5th अब किस में आएगा? एक पेयरिंग हो गया। 6th, तो पहले तो सीएफएससी फाइंड आउट करो अपना नॉर्मल मेथड से। सीएफएससी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के बाद में सीएफएससी कितनी आएगी? 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने से, ये कितने नीचे होती है? ये नीचे होती है माइनस का 0.4 डेलो, और ये ऊपर होती है कितनी? प्लस का 0.6 डेलो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे 4 और नीचे वाली है 0.4 डेलो, ठीक है। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं और ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो है 0.6 डेलो। हो गया, ये तो मेरी नॉर्मल वैल्यू आई। प्लस में कितनी पेयरिंग हुई? एक पेयरिंग, तो प्लस में पी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्यूरिंग पेयरिंग, हमें देनी पड़ेगी। ओके, तो भाई ये जो वैल्यू आएगी सीएफएससी की, ये हो जाएगी आपकी माइनस का 1.6 डेलो, तो एक हो गया, और भाई प्लस में 1.2 डेलो एक हो गया, और प्लस में 1 पी, राइट। कितनी वैल्यू बचेगी? नेगेटिव 0.4 डेलो और प्लस में पी, ये बचेगी आपकी फाइनल सीएफएसई। और समटाइम्स इस पी की वैल्यू दे दी जाती है डेलो की टर्म में ही। मान लो बोल देंगे पी इज इक्वल टू डेलो डिवाइडेड बाई 7, समथिंग लाइक दैट, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। या फिर बोल देंगे कि भी डेलो जो है ना 210 किलो जूल है पर मोल, तो यहाँ पे डेलो की वैल्यू रखो, ये आ जाएगी, यहाँ पर भी डेलो की वैल्यू रखो, ये किलो जूल में आ जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, हो गया कैलकुलेट। ये हमने किया किस केस में? जब ये वीक लिगेंड था। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लेंगे अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में, और उसमें पेयरिंग देखेंगे कैसे होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं वैसे ही आप फॉलो करो। हो गया। वीक लिगेंड की जगह पे 3d6 यहाँ पे लिख दो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब की बार मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेने वाला हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, और फाइंड आउट सीएफएससी इंक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये जो स्प्लिटिंग है ये अब चेंज हो जाएगी। क्या होगा? ये काफी नीचे चला जाएगा और ये काफी ऊपर चला जाएगा, काफी गैप हो गया, बहुत ज्यादा गैप हो गया है ना। दिस इज आवर डेलो। अब की बार डेलो ये हो गया, डेलो ये है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन भरते हैं अब। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। 1 2 3, क्या ऊपर जाएगा? नो, क्योंकि डेलो इज ग्रेटर देन, पेयरिंग में जितनी एनर्जी चाहिए उससे कहीं ज्यादा ये है। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा लोअर एनर्जी पाथ को फॉलो करेगा ना, जो आसानी से कम हो जाए, तो वो पेयरिंग कर लेगा। भाई ऊपर नहीं जा पाया बेचारा, में इतना दम नहीं था कि वो ऊपर चला जाता, काफी दूर थी उसकी मंजिल। 4 5 और एक 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया उसके अकॉर्डिंग तो सीएफएससी फाइंड आउट कर लो, और जितनी पेयरिंग हुई है यहाँ पे वो 3 पे आप उसमें ऐड कर देना। सीएफएससी क्या आएगी भाई? भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वेरी सेंटर से नीचे की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज माइनस 0.4 डेलो, और वेरी सेंटर से ऊपर की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्लस 0.6 डेलो। ओके, चलिए 6 इलेक्ट्रॉन ये, और इनका हो जाएगा माइनस 0.4 डेलो, और प्लस में क्या हो जाएगा? कितनी पेयरिंग हुई भाई? देखो, एक पेयरिंग, दो पेयरिंग, 3 पेयरिंग, तो 3p एनर्जी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एग्जैक्ट तो ये वैल्यू है, अभी तक हम केवल ये फाइंड आउट करते थे, लेकिन पेयरिंग एनर्जी को इंक्लूड किया, पेयरिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट को, तो ये और ऐड हो गया। तो क्या आएगा? इट विल कम आउट माइनस 2.4 डेलो प्लस 3p। ये आ गई आपकी CFSC।
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये होगी। क्लियर? चलो अब अपना जो लास्ट इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बचता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल को डिस्कस कर लिया हमने, स्प्लिटिंग कैसे होगी, है ना। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर, टेट्राहेड्रल में 2 नीचे और 3 ऊपर। ओके, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। उसके अंदर क्या कहानी, उसकी स्प्लिटिंग है बस। स्प्लिटिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा स्प्लिटिंग पैटर्न क्यों आया, है ना। और क्या स्प्लिटिंग पैटर्न, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेते हैं समटाइम्स, भाई क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या होगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम यहां पे है और भाई अलोंग द एक्सिस, क्योंकि 90 डिग्री पे है, अलोंग द एक्सिस 4 लिगेंड आएंगे, 1 2 3 और 4। स्क्वायर प्लेनर यही होता है ना। इसको थोड़ा सा हम टिल्ट करके देखते हैं, आप लोग ऐसे देखते हो, है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को देखा होगा तो ऑल दीज आर एट 90 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है इसकी तरफ, ये भी एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड से, और ये भी ये वाई एक्सिस से आ रहे हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो बताइए बताइए कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो सबसे ज्यादा, पहले मैं एक चीज पूछता हूं आप लोगों से, ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, है ना, अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, लेकिन कितने लिगेंड थे, 6 लिगेंड। स्क्वायर प्लेनर में अलोंग द एक्सिस है ना, अलोंग द एक्सिस कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड। तो डेफिनेटली आप एक चीज तो समझ जाना कि स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ना, जो पहली जो स्प्लिटिंग होगी, वो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है स्क्वायर प्लेनर अगर मैं लिख दूं, वो इससे तो कम होगी भाई, इससे तो कम होगी, ऑक्टाहेड्रल से होगी कि नहीं, क्योंकि इस केस में 4 लिगेंड है, उस केस में 6 लिगेंड थे, तो रिपल्सन 6 में ज्यादा होगा पूरे सिस्टम का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। और पूरे रिपल्सन के ऊपर ये डेल्टा डिपेंड करता है स्प्लिटिंग, है ना। तो एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट तो यहां से ये इंपॉर्टेंट आता है। दूसरा, जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा इनिशियली, देखिए ये मेरे 5 ऑर्बिटल डी जनरेट हैं, ठीक है, 3D के 5 ऑर्बिटल डी जनरेट हैं। इनिशियली इनकी स्प्लिटिंग ऐसे ही होगी, ठीक है, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, राइट, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। नीचे वाले कौन कौन से हैं, 3 नीचे वाले हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, राइट। और ऊपर वाले हैं भाई आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे है। अब देखो यहां पर 6 लिगेंड नहीं है इसके अंदर, स्क्वायर प्लेनर में केवल और केवल 4 लिगेंड है। तो इसमें एक एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ ही नहीं रहे हैं, 2 एक्सिस के अलोंग तो आ रहे हैं, एक एक्सिस के अलोंग है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फर्दर स्प्लिट होता है। तो इसमें आपको केवल और केवल जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ वो याद रखना, जो जेड वाले है ना, जेड वाले वो नीचे आ जाएंगे, जिसमें जेड पार्ट होगा वो नीचे आ जाएंगे, वाई वाले ऊपर, क्यों मैं वो भी बताऊंगा अभी देखना। जेड वाला कौन कौन सा है, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इसके अंदर और ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ये 2 तो नीचे पहुंच गए। इन 3 में से कौन कौन से, जेड वाले कौन कौन से हैं, डी वाई जेड बोल सकते हो और डी एक्स जेड, ये दोनों डी जनरेट रहेंगे, दोनों सेम एनर्जी के, जैसे ये यहाँ पे तीनों डी जनरेट हैं, ये दोनों डी जनरेट है। इससे थोड़ा सा ऊपर कौन सा चला जाएगा, ये चला जाएगा एक, कौन सा है ये, कौन सा बच गया, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। सेम वे इसकी स्प्लिटिंग होगी, इसमें जो जेड वाला है वो नीचे, ठीक है, जेड वाला नीचे, और नीचे वो भाई साहब इतना आता है। अब देखो इसमें भी एक कहानी है, अगर स्क्वायर प्लेनर के स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये भाई साहब इतना नीचे चला जाता है, इसको भी क्रॉस कर देता है एनर्जी लेवल के मामले में। जेड वाला हमेशा नीचे, तो इसको क्रॉस कर जाएगा वो, ये लो, या ये यहाँ पे कौन सा आ गया, डी जेड स्क्वायर, और ये उतना ही ऊपर चला जाएगा, कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पैटर्न क्या होगा, डी पहले ये, फिर डी जेड स्क्वायर, यानी कि पहले जेड वाले निपटा दिए इन्होंने, ठीक है, फिर डी एक्स वाई, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो ये पैटर्न होगा, ठीक है ना, ये पैटर्न होगा। अब सर ये ऊपर क्यों गए, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लिगेंड आए हैं,
फेस टू फेस सामना हुआ है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इनमें अगर कंसीडर किया जाए तो, क्योंकि जेड के अंदर तो एक्चुअल में आए नहीं, जेड के लोग तो एक्स और वाई के लोग आए हैं, इसीलिए जेड वाला नीचे चला गया। ठीक है, वहां पे रिपल्सन मिनिमम है। अब इसकी बात करते हैं, ये डी एक्स वाई के जो होंगे, डी एक्स वाई के, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो उसके लिगेंड तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, इसी प्लेन में है जिस प्लेन में वो लिगेंड आ रहे हैं, तो ये कुछ तो रिपेल करेंगे इसमें, डी एक्स वाई में इनसे ज्यादा तो पक्का करेंगे, क्योंकि इनके लोग तो वाई जेड प्लेन में और इसके एक्स जेड प्लेन में, इनके तो दूरी होंगे, तो इनमें ज्यादा रिपल्सन होगा। हालांकि फेस टू फेस रिपल्सन नहीं होगा डीएक्सवाई में, लेकिन फिर भी मान लो यहां से आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो ये फील करेंगे। और एक मान लो लोब इधर हो, इधर या इधर, वो तो काफी दूर हो गए लिगेंड से, जैसे कि इसमें और इसमें दूर होंगे तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी इनकी नीचे चली गई, ये ज्यादा रिपल्सन की वजह से ऊपर चला गया। अब ये जो स्प्लिटिंग है ना इतनी ज्यादा थी कि ये इंटरक्रॉस कर जाते हैं एनर्जी के लेवल में। तो लास्ट पैटर्न क्या निकला, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, डी वाई जेड इक्वल टू डी एक्स जेड, ये तो इक्वल टू, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स वाई की, और इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्क्वायर प्लेनर। ओके, ये स्क्वायर प्लेनर के लिए फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हो गया, तो आप ऐसे मानना कि स्क्वायर प्लेनर इज फर्दर अ केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, पहले ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी उसके अंदर, फिर उसके बाद में फर्दर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी। तो आज चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स हो गए, इससे रिलेटेड और एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है।